we are going to discuss about the objective questions from chapter motion. और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एसचंद पब्लिकेशन के बुक जिसके राइटर लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर हैं, ये एक्सरसाइज से हम लोग ले रहे हैं और इसके एक्सरसाइज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सुन करके स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि चलो ठीक है, क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं, कोई एक आंसर सही होगा और जो हम टिक कर देंगे वही आंसर सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना होगा, उतनी ही मेहनत करनी है जितना आप रिटन एग्जाम के लिए करते हो, सेम उतना ही एफर्ट आप अप्लाई करोगे फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लक की बात करें कि बाई लक मेरा सही हो सकता है, तो ये जान लो कि 99% आपका नॉलेज काम करेगा, ठीक है, और प्लस 1% में आपका जो लक है वो काम करता है, तब जाकर के आपका 100% रिजल्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो लक आपका अगर वर्क कर रहा है, आपका लक काम कर रहा है, वो भी 1% होगा। आपको स्टडी प्रॉपर्ली करनी होगी फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये प्लेस हमने रखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो वो आपको यहाँ करके दिखाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझेंगे और उसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास अगर एसचंद पब्लिकेशन की बुक है तो आप उसको देख लीजिए, सेम क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 41 क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज से। A bus increases its speed from 36 km/h to 72 km/h in 10 सेकेंड। तो बस क्या कर रही है, अपनी स्पीड चेंज कर रही है 36 km/h से 72 km/h इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो देखो जो नोटेशंस हैं, 41 क्वेश्चन अगर हम करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो कितनी दे दिया है, 36 km/h, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी दे दिया है आफ्टर 10 सेकेंड वो 72 km/h है, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो दे दिया है 10 सेकेंड, ठीक। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, a = v - u/t, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उनको हम देखें तो उस ऑप्शंस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर दिया हुआ है। दैट मींस यहाँ जो भी स्पीड दी हुई है उसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और ये है km/h में। तो km/h से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या लिखना चाहिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बताया गया है कि जब आप km/h से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपल सा एक प्रोडक्ट करना होगा 5/18 से। आप कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर और आर को सिंपली पूरा सॉल्व करके भी कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट वही आएगा। तो हम लोग क्या कर लें, u की जो वैल्यू है वो 36 × 5/18 लिखें, ये कैंसिल हुआ 2 जा, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपको मिल गई u के लिए। v की वैल्यू आप देखो है 72, और यहाँ भी एक 5/18 से अगर आप प्रोडक्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 4 जा, और ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको u मिल गया, v मिल गया और t मिल गया, सारे यूनिट्स अब SI यूनिट्स हो गए हैं। अब आप एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाल सकते हो। तो a = आपको लिखना होगा v - u, दैट मींस v आपका आ गया 20, u आ गया 10 और अपॉन में यहाँ पर है 10। तो फाइनली आप देखो यहाँ 10/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको मिला 1। अब देखिए 1 आपको कहीं इसमें ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो जो डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो डी पार्ट है इसका, ऑप्शन का जो डी पार्ट है इस करेक्ट, ठीक है। देखा आपने, कैलकुलेशन करना होगा तब आप जाकर के आंसर को टिक कर पाओगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बात बता रहा है इसको हम लोग समझ लें। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड undergoes an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो गिवन टर्म्स है न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन है ये,
आप उनको नोट कर लो। तो 42 क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है, जो मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से वो है उसका 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन है यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। और आफ्टर 2 सेकेंड इसकी स्पीड क्या होगी आपसे, 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड पूछा, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बताए गए हैं इस चैप्टर में। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट है, सेकंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब उसमें से कौन सा ये इक्वेशन यूज करना होगा जिससे v निकाला जा सके, तो आप तीनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, कहां पे ये सारी वैल्यूज आपको मिल रही हो जिससे v निकाला जा सके। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन यूज हो पाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। अभी देखो फाइनल वेलोसिटी v मालूम करना, u at आपको सब दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लो। u इज 20 प्लस a कितना है 4 है, t कितना है 2 है, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो जो आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी होगी उस बस की हो जाएगी 28 मीटर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो गया। कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं डी भी सही होगा तो डी भी ज्यादा सही होगा, ऐसा कुछ तो सोचिएगा। आपको क्वेश्चंस को समझना है, सॉल्व करना है, तभी ऑप्शन करेक्ट आपको मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन को देख लें, तो ये तो केवल आप डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, चलो इसको बना के भी देख लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, तो अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ को बनाते थे तो वो कैसा होता था, देखो यहाँ पे टाइम सीरीज हो गया एक्स एक्सिस, इस पे टाइम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ स्पीड रिप्रेजेंट किया। अगर यहाँ पे कोई भी ग्राफ बनता था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता था, ऐसा हो सकता था, दैट मींस यहाँ पर टाइम और स्पीड के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को। तो वो जो ये ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। तो ये आप बता सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए 44 क्वेश्चन में आते हैं। 44 क्वेश्चन में क्या बता रहा है, द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ, फिर से स्पीड टाइम ग्राफ भी इनको बनाना होगा, represent a physical quantity which has the unit। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर होता है वो जो उस एरिया किस क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, उस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। देखो यहाँ मीटर डिस्टेंस का यूनिट हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी होता है मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट होता है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है लास्ट वाला वो होता है एक्सेलरेशन। दैट मींस इसमें से पहले हमको ये पहचानना है कौन सी क्वांटिटी को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये ग्राफ बनाया होगा आपने जब चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ इस तरीके से बनाए, इसको आपने ग्राफिकल मेथड की प्रूविंग में भी पढ़ा था, जहां पर लीनियर इक्वेशंस की ग्राफिकल मेथड की प्रूविंग हो रही थी, तो यहाँ पर भी आपने कुछ इस तरीके से एरिया फाइंड आउट किया था। और इस एरिया को जो कि अंडर द टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ये है टाइम वेलोसिटी ग्राफ आपको ये मिल रहा है, इसके अंदर जो एरिया कवर हो रहा है ये पूरा एरिया, ये किस क्वांटिटी को डिफाइन करता था, ये डिफाइन करता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, ठीक है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये एरिया जो है वो इस एरिया को अगर कैलकुलेट करें तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम चलेगा। दैट मींस वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो इस एरिया से हमको डिस्टेंस मिलता था और डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पर 44 वाले में जो आप लिखोगे वो मीटर लिख लोगे, करेक्ट। चलिए 44 तक आपने कर लिया। 45 क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बता रहा है, if the displacement of an object का जो displacement है is proportional to the square of time, then object is moving। तो अब देखो यहाँ पर displacement का रिलेशन आपको लेना है square of time से। तो आप लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशंस में, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपने जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में
रिलेशन है उसमें आप ये चेक कर लो कहां पर डिस्प्लेसमेंट और स्क्वायर ऑफ टाइम का रिलेशन है। तो आपको दिखेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाला जो है, उसमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के साथ स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो यहां पर अगर आप देखो तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन स्क्वायर ऑफ टाइम के फॉर्म में मिल रहा है आपको। अब अगर यहीं पे हम लोग कहें कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट होगा, दैट मींस ये क्वांटिटी आपकी पूरी जीरो हो जाएगी। अच्छा तो s इज इक्वल टू आपको मिलेगा हाफ at स्क्वायर, है ना, एट रेस्ट, है ना। u की वैल्यू अगर आप यहाँ पर जीरो ले लेते हो, u अगर आपने जीरो डिफाइन कर लिया, दैट मींस फ्रॉम रेस्ट बॉडी मूव कर रही है तो ये क्वांटिटी हो गई जीरो। अब उस केस में जो s की वैल्यू है हाफ at स्क्वायर के इक्वल हो गई। जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये लिखें कि s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, तो उस केस में ये कांस्टेंट टर्म होगा पूरा, तभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। और हाफ तो कांस्टेंट है ही है, साथ में a भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो a इज कांस्टेंट, ठीक है। अब a कांस्टेंट होने का मींस क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा, ठीक है। कैसा मोशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो मोशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ओके चलिए अभी नेक्स्ट और 46 पे आप बाकी क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। फॉर कार A, B, C and D are moving on a level straight road. Their distance time graph, देखो ये distance time graph यहाँ पे बना हुआ है। Their distance time graph are shown in the given figure. Which of the following is the correct statement regarding motion? ठीक है, तो ऑप्शन तो हम लोग का कोई ना कोई एक करेक्ट है ही, पहले ग्राफ को समझ लें। अब देखो यहाँ पे ग्राफ में ये है टाइम और ये जो y एक्सिस पे है डिस्टेंस। तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ये जो अगर कार B की बात करें, कार B का ग्राफ ये नीचे वाला है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड इसका जो डिस्टेंस कवर तो कर रहा है कार, लेकिन जितना डिस्टेंस A कवर कर रहा है या B कर रहा है या C कर रहा है उतना B कवर नहीं कर पा रहा है। तो टाइम तो सबके लिए सेम चल रहा है, बट B जो है ये डिस्टेंस कम कवर कर पाए, उसी टाइम में A उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है और वर्टिकल जो लाइन है जो y एक्सिस है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो देखो जो पॉइंट B है वो सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर पाया, पॉइंट जो कार A है वो सेम डिस्टेंस में B से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, और जो B है वो A और B दोनों से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और C सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो दैट मीन जो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और जो सेम टाइम में सबसे कम डिस्टेंस कवर कर पा रहा है वो स्लोएस्ट होगा, सबसे उसकी स्पीड कम होगी। दैट मींस हम लोग ऐसे समझें यहाँ पर C की स्पीड सबसे ज्यादा है, उससे कम D की है, A की C और D से स्पीड कम है, और B सबसे स्लो है, सबसे कम स्पीड में रेस लगा रहा है, ठीक। अब देखिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है कार A इज फास्टर देन D। तो कार A देखो कहाँ है, नीचे है, D ऊपर है, कहां से फास्टेस्ट हुआ, D फास्टेस्ट होगा A से, दैट मींस A वाला रॉन्ग है। B में कह रहा है कार B स्लोएस्ट, तो कार B देखिए बिल्कुल सही है, कार B सबसे स्लोएस्ट है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कार B की स्पीड A, D और C से तीनों से कम है, तो B ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। इन दोनों को भी चेक कर लो, कार D इज फास्टर देन C, तो कार D जो है C से फास्टर तो हो नहीं रहा है, D तो नीचे है, C का ग्राफ ऊपर जा रहा है, दैट मींस ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और कार C इज द स्लोएस्ट, तो कार C तो सबसे फास्टेस्ट है, तो जो यहाँ पर B ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो रहा है, दैट मींस कार B इज स्लोएस्ट। देखो ये B पे हमने टिक कर दिया, करेक्ट। 47 क्वेश्चन में आइए, इसमें कह रहा है अ कार ऑफ मास 1000 kg, ये देखो मास दे दिया है कार का 1000 kg,
इज मूविंग ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ये होगा, 47 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये है टाइम सीरीज, इसके आप टाइम को रिप्रेजेंट करते हो, और ये है वेलोसिटी। और अगर टाइम और वेलोसिटी में अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, दैट मींस ये जो लाइन जा रही है वो पैरेलल टू दिस एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसके क्या है ये पैरेलल है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर जा रही है तो दैट मींस ये किसके पैरेलल होगी, इस टाइम सीरीज के पैरेलल होगी। तो ये ग्राफ जब इस कार के मोशन का ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया टाइम और वेलोसिटी ग्राफ, तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है जो यहाँ बता रहा था इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्लियर। देन द वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ 25 सेकंड, मतलब इसी स्पीड से अगर वो चल रहा है तो आफ्टर 25 सेकंड उस कार की स्पीड क्या होगी। अब समझिए आप, अब सपोज करो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड पे वो मोशन कर रहा है इस टाइम, ठीक है। अब 25 सेकंड के बाद 25 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, तो अब आपको ये बताया ना इसका जो टाइम और वेलोसिटी ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो टाइम तो इंक्रीज होगा, देखो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, बट वेलोसिटी तो आप इसी पोजीशन पे है ना। वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है, जब वो ऊपर जाता, इस पॉइंट पे ही वो फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो उसी स्पीड पे देखो ये बना हुआ है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कार की जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी आफ्टर 25 सेकंड। तो आप देख सकते हो इसका भी कोई यूज आपको नहीं हुआ ना, तो 10,000 kg दिया था कार का, तो आपको इस यहाँ पे कहीं यूज नहीं करना था, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर दी है तो उससे कंफ्यूज मत होइए यार ये तो यूज हुआ ही नहीं, ये तो यूज हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन जो रिजल्ट आपको चाहिए वो इस ग्राफ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये जो टाइम है और वेलोसिटी का जो ग्राफ आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वो एट कांस्टेंट वेलोसिटी वो मोशन कर रहा है, दैट मींस आफ्टर 25 सेकंड या कितने भी टाइम के बाद, अगर इस ग्राफ पे कितने भी टाइम के बाद आपसे स्पीड पूछेगा तो आप 10 मीटर पर सेकंड ही बोलोगे, तो किसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी वाला सही होगा, क्योंकि जिस स्पीड से उसका मोशन हो रहा था सेम उसी स्पीड से मोशन होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। A motorcycle is being driven at a speed of 20 meter per second, ठीक है। When brakes are applied, it to rest in 5 seconds। इसको कैलकुलेशन इसका करना पड़ेगा क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल पार्ट है, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन को करने के लिए जो गिवन टर्म्स है उनको नोट कर लें। तो 48 क्वेश्चन में सबसे पहले बता रहा है कि वो स्पीड जो थी उसकी इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन हो रहा है मोटरसाइकिल का, और ब्रेक्स लगा करके उसको रेस्ट पे ले आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गई फाइनल वेलोसिटी। और रेस्ट में आने में उसको टाइम लग रहा है 5 सेकंड का, तो यहाँ पे जो टाइम लगा वो लग गया 5 सेकंड, ठीक। तो पूछ रहा है डिसेलरेशन क्या होगा, डिसेलरेशन को आपको बताना है, तो डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन ये सारे एक ही जैसे टर्म्स हैं, तो यहाँ पर डिसेलरेशन आपसे पूछ रहा है। और हमने आपको बताया भी था जब आप क्लास में पढ़ रहे थे उस समय ये डिस्कस हुआ था कि डिसेलरेशन जो टर्म है वो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले a = v - u/t से ही निकलता है, बस आपको a की वैल्यू कैसे मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अभी a = v - u/t फॉर्मूला अप्लाई किया और ये निगेटिव वैल्यू अपने आप आ जाएगी, आपको कहीं उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना है, आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लो बस। v की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ 0 लिख लिया, u की वैल्यू तो क्या है 20 है, यहाँ 20 लिख लिया, टाइम कितना है 5 है, और देख सकते हो जो वैल्यू माइनस में आएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। देखो हमने क्या बोला अभी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि माइनस साइन के साथ बोल रहे हो आप, जब माइनस साइन यूज कर रहे हो एक्सेलरेशन में दैट मींस कि वो शो कर रहा है डिसेलरेशन को,
निगेटिव एक्सेलरेशन को, रिटार्डेशन को, निगेटिव वैल्यू होने का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक्सेलरेशन निकाला है वहां पर उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। निगेटिव वैल्यू जो है वो डिसेलरेशन को शो करता है, जहां पे स्पीड कम होती जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन को हमको बताना होता तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, क्योंकि वो डिफाइन करने के लिए आपको एक्सेलरेशन निगेटिव है माइनस साइन लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है आपसे, देखो वो पूछा है क्वेश्चन में डिसेलरेशन, तो डिसेलरेशन वर्ड ही ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर जो 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 उसका एक्सेलरेशन है वो निगेटिव होगा, तो हम लोग को डिसेलरेशन बताने के लिए निगेटिव साइन अब लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो जब हम इसको डिसेलरेशन लिखेंगे, ठीक है, डिसेलरेशन जब आप लिखोगे तो उस केस में आप केवल लिखोगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे निगेटिव साइन आपने हटा के दिया क्योंकि ये खुद डिफाइन कर रहा है डिसेलरेशन, या यहीं पे लिखा रहे निगेटिव एक्सेलरेशन या लिखा रहे रिटार्डेशन, तो आप वैल्यू को पॉजिटिव रखोगे और ये डिफाइन करता है यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, डिसेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की टर्म में बताना था फाइंड द एक्सेलरेशन, तब हम लोग बोलते -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब माइनस साइन लगा करके ये बताना होता कि ये डिसेलरेशन है। तो अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया हुआ है, +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों तो छोड़ दो, बिल्कुल अलग है। अब इन दोनों में अगर एक्सेलरेशन होता तो हम इसको टिक कर लेते, डिसेलरेशन है इसलिए आपको ये पार्ट टिक करना होगा, निगेटिव वैल्यू लगाने की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को करना है तो उसको हम लोग पहले रख कर लें। चलिए अभी ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 49 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या बता रहा है। A sprinter is running along a circumference of a big sport stadium with constant speed. Circumference बोल रहा है, that means कि circumference कहाँ मिलता है आपको, सर्कल में। तो इसका मतलब जो रनिंग हो रहा है वो एक कैसा पाथ है, वो एक सर्कुलर पाथ है। That means हम लोग एक सर्कल को बना रहे हैं। सपोज करो ये सर्कुलर पाथ है जिसपे रनिंग हो रहा है। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है, यहाँ पर जो स्पीड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। जो स्पीड है, स्पीड इज कांस्टेंट, दैट मींस वो एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। Which of the following do you think is changing in this case? अब हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इस मोशन के लिए। तो देखो कांस्टेंट स्पीड आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है फिर भी वहां पर टर्म एक चेंज होता है, और वो क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी वहां पर हर एक पॉइंट पे चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कहां से चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन, वो तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हुआ। डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड भी आपका क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर कर रहा है पर सेकेंड वो चेंज नहीं हो रहा बल्कि वो सेम है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंटर, ये ऑप्शन अभी करेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग अगले वाले को भी चेक कर लें वहां क्या लिखा है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है तो चेंज नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको पता होगा, जो एक फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। दैट मींस जो चेंज होने वाला टर्म है वो कौन है, ये डायरेक्शन। दैट मींस यहाँ पे जो सी वाला पार्ट होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जब स्प्रिंटर रन कर रहा है इस पाथ पे तो देखो इस पोजीशन पे इसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे आ गया ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये जो टेंजेंट हम लोग बनाते हैं उस पॉइंट का, किसी सर्कल के पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंशियल ड्रॉ करते हो, वो डायरेक्शन को शो करता है। तो आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है, तो दैट मींस डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में, इन स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट शोन हियर, देखो ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे बना दिया है।
द पार्ट विच इंडिकेट यूनिफॉर्म डिसलेशन। तो यहाँ पे देखो आपको ये बताना है कि यूनिफॉर्म डिसलेशन इस ग्राफ में किस पार्ट में हो रहा है। तो चलिए ग्राफ को पहले समझ लें। देखो ये टाइम और स्पीड का ग्राफ है। तो टाइम स्पीड ग्राफ में जो आपको कर्व मिलता है, जो अंदर ग्राफ मिलता है इसमें, वो होता है एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो चलिए अभी देखिए यहां से अगर हम लोग P से Q को ऑब्जर्व करें तो ये टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। देखो इस पॉइंट P से Q तक एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है। तो दैट मींस यहाँ पे तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो हो गया, क्योंकि इस पार्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद Q से R की बात अगर हम लोग करें तो Q से R तक देखो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। टाइम के साथ साथ स्पीड का ये y एक्सिस है, इस ये वैल्यू ऊपर, अगर y एक्सिस पे आप ऊपर जा रहे हैं दैट मींस स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहां से अगर हम इस कर्व को देखें, ग्राफ को Q से R तक के लिए, तो ये देखो इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मींस यहां पर तो एक्सेलरेशन हो गया। Q से R का जो पार्ट है वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ और यहां से फिर देखो ये इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो ये स्पीड यहाँ R से S तक में कम हुई और जहां पर स्पीड कम होती है वही डिफाइन होता है डिसलेशन। ठीक है, और ये डिसलेशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म डिसलेशन हो रहा है। और फिर आप आगे कंटिन्यू ग्राफ को स्टडी कर लो। S से T तक अगर हम जा रहे हैं तो फिर से ये कांस्टेंट स्पीड से इसका मोशन होगा और एक्सेलरेशन वहां पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस हम लोग उसका जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है यूनिफॉर्म डिसलेशन को बताना। तो यूनिफॉर्म डिसलेशन तो आपको R से S वाले पार्ट में मिल रहा है। तो जो करेक्ट का आंसर होगा वो हो जाएगा RS। दैट मींस C जो है, C पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 50 का वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या है। अ स्टूडेंट ड्रॉज a distance time graph for moving scooter and find that a section of graph is a horizontal line parallel to the time axis। अब देखिए इसकी ग्राफ को भी हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, इसको रफ कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 51 में ग्राफ तो गिवन नहीं है, बट जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे वो केस उसका समझ में नहीं आएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो टाइम और डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया स्टूडेंट ने कैसा ग्राफ है, टाइम और डिस्टेंस पे। यहाँ पर ये टाइम हो गया और इस पार्ट में डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। तो उसने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्योंकि ये टाइम एक्सिस है और ये जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। दैट मींस ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो गया। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग conclusion is correct about this section of the graph। अब इस ग्राफ में कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा। तो देखो ये ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। देखो ये जिस पॉइंट पे डिस्टेंस के लिए ये वाला y एक्सिस लिया आपने, तो ये जो डिस्टेंस का पोजीशन है तो फिक्स हो गया ना, ये ऊपर जाएगा तब डिस्टेंस इंक्रीज होता है। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है पर डिस्टेंस का पोजीशन स्टिल है, फिक्स है एक जगह, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है। और इस ग्राफ को बोलते हो एट रेस्ट। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिलता है तो वो ग्राफ होता है एट रेस्ट का। इस ग्राफ में जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होता है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए सारे ऑप्शन चेक करते हैं। द स्कूटर हैज यूनिफॉर्म स्पीड, हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस तो वहां पर कांस्टेंट हो गया, तो मोशन कहां से हुआ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये दोनों ऑप्शन भी आप नहीं ले सकते। स्पीड ना तो इंक्रीज हो रही ना तो डिक्रीज हो रही वहां पे, तो कोई मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं रही है। स्कूटर क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो डी पार्ट को देखा जाए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर इज जीरो, बिल्कुल सही। ये डी पार्ट आपका इस कंक्लूजन में करेक्ट आ रहा है क्योंकि इसमें लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज जीरो। दैट मींस इस टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया उस टाइम वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता है, वो एक डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस पे, मतलब एक पॉइंट पे स्टिल है। दैट मींस वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर इज जीरो, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये डी वाला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का डी पार्ट करेक्ट हो गया। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बात बता रहा है, चलो इसको भी रख कर लें। अब 52 में वन ऑफ
which one of the following is most likely not a case of uniform circular motion। देखो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस समय आपको उसकी मीनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, कंफ्यूजन ना रहे। आप अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर गए तो गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन ऐसे होते हैं जो नियरली आसपास एक दूसरे को सेम में दिखता है कि ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, ऐसे ऑप्शंस रखे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को बहुत क्लियरली पढ़ लेना है कि वो एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। तो आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पर फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट, यहाँ वर्ड भी है, ध्यान देना होगा, नॉट केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो हमारा मेन पार्ट है वो है नॉट केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब इनमें से वो केस बताओ जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ा होगा आपने, वहां पर ये देखा था कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बट वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, डायरेक्शन ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, बट यहाँ पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोगों को अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस को नहीं लेना है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। देखो सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन है वो एक कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, दैट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बी में देखो मोशन ऑफ द टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। जब सर्कुलर ट्रैक पे टॉय ट्रेन को छोड़ा जाता है तो वो भी कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है, ठीक है। सी पार्ट में आते हैं, मोशन ऑफ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब देखो सर्कुलर ट्रैक पे रेसिंग कार का मोशन हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, रेस हो रहा है। तो जहां रेस होगा तो क्या कोई कार कांस्टेंट स्पीड से चल सकती है? भाई रेस होने का मतलब एक कार दूसरी कार से आगे जाना चाहेगा और उसके लिए अपनी स्पीड को इंक्रीज भी करेगा और कहीं कहीं टर्न पे डिक्रीज भी करेगा, ठीक है। दैट मींस जब रेस हो रहा है वहां पे सर्कुलर ट्रैक पर मोशन तो जरूर हो रहा है। मोशन कैसा हो रहा है, कहां पर हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे हो रहा है। जो रेस हो रहा है वो सर्कुलर ट्रैक पे हो रहा है, लेकिन जो कार्स हैं वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहेंगी और वहां पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। दैट मींस नॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में सी वाला पार्ट सही दिख रहा है। चलो डी को भी एक बार पढ़ लेते हैं, मोशन ऑफ द आर हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। देखो क्लॉक का जो आर हैंड है या मिनट हैंड है या सेकंड हैंड है वो सब एक सर्कुलर मोशन करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं, क्योंकि वो उनकी स्पीड भी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। स्पीड फिक्स है तो दैट मींस जो नीडल्स हैं वो एक सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सी वाला पार्ट है यहाँ पर लिखा है मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, 52 का सी सही होगा।